नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब माँ गुजर गई तब मैं भी गुड़िया के बाल संवारना ही सीख रही थी। तब मुझे ना मौत का पता था ना दुआ के शब्द। मुझे बस इतना याद है कि माँ की खुशबू वाली चादर पर मैं अक्सर सो जाती थी, और जब वो चादर मुझसे दूर की गई तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी सांस रोक दी हो। मेरे आसपास सब लोग रोते थे, लेकिन मैं बस बैठकर उनका चेहरा देखती थी और माँ को तलाशती रहती थी। शायद मेरे अंदर का दुख शब्दों में चलना ही नहीं जानता था। बुआ ने तभी मुझे अपनी गोद में ले लिया। उनके हाथ सख्त थे, गोद गर्म नहीं थी जिसे माँ की होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गोद भी दूर हो गई। कुछ महीनों के बाद वो मुझे बस संभालना शुरू हो गई। माँ की याद आती तो वो कहती, रोना बंद करो, मुर्दे वापस नहीं आते। मैं चुप हो जाती। मेरे माँ के बाद अगर किसी की बात मेरे दिल में उतरी थी तो मेरे पिताजी थे। उनकी गोद में बैठकर मैं कभी कभार हंस लेती थी, कभी रो लेती थी। वो मेरे लिए सुकून की आखिरी पनाहगार थे, लेकिन वे भी नौकरी के हाथों मजबूर थे। उनका तबादला हुआ तो उन्होंने कहा कि बुआ के पास ही रह लो, मुझे अकेले नए शहर में मुश्किल होगी। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर हिला दिया। लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर की सांस खींच ली हो, जैसे मैं इंसान ना रही, कोई बोझ बन गई हूँ जो बस इधर से उधर किया जा सकता है। पहली बार मैंने खुद को कोई जिम्मेदारी जैसा महसूस किया। बुआ का घर मेरे लिए कभी घर ही नहीं था, वो बस एक छत थी जिसके नीचे सांस लेना सीख रही थी। उनका रवैया सख्त था, मगर उनका बात करने का तरीका उससे भी ज़्यादा सख्त। वो बार बार कहती, ये लड़की मनहूस है, माँ को ले गई। ये बात मेरे दिल पर ऐसे छप गई थी जैसे मेरी हर मुस्कुराहट पर कोई जख्म लग जाता हो। मेरे लिए कुछ चीज़ें खास थी, पुराने कपड़े, अधूरा नाश्ता और बेवजह की बातें। निशा को जब भी नया ड्रेस मिलता तो मुझे कहा जाता, तुम्हारी माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती, तुम सीधी सादी ही अच्छी और सुंदर दिखती हो। सादापन मेरे लिए ज़बरदस्ती किया गया था। वो एक पहचान बन गई, एक सज़ा जो माँ के जाने के बाद मेरे हिस्से में आई। मेरे पिताजी जब भी फ़ोन करते, मैं चाहती कि दिल खोलकर उनसे कहूँ कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन वो कहते, बेटा सब खैरियत है ना, बुआ ख्याल रखती है ना। और मैं कहती, जी पिताजी सब ठीक है, क्योंकि मैं उनकी परेशानी नहीं बनना चाहती थी। वैसे भी वे अपने काम में उलझे होते और मैं उनकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी थकान को देख सकती थी। मेरे घर में मेरी आवाज़ कम थी और काम ज़्यादा। जब भी कोई मेहमान आता, बुआ मेरा परिचय कुछ इस अंदाज में कराती जैसे मैं कोई फ़र्ज हूँ जिसे निभाना उनके लिए ज़रूरी है। हमारे भाई की बेटी है, इसकी माँ गुजर गई है, हमने इसे पाला पोसा है। और जब मेहमान चले जाते वो मुझे अलग बुलाती और कहती, तुम्हारी माँ तो चली गई, तुम्हें हमने संभाला है, इसका एहसान मानना सीखो। मैं शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखा करती थी, अपनी आँखों को देखा करती थी जो अक्सर भीगी रहती थी, अपने हाथों को जो कभी मेकअप नहीं जानते थे, अपनी स्किन को जो अक्सर सांवली और निस्तेज रहती थी। मुझे याद है एक बार किसी रिश्तेदार ने कहा, इतनी सांवली है, किसी को कैसे पसंद आएगी। और बुआ ने भी जोर से हंसकर कहा, बस कोई अंधा हो तो बात बनेगी। ये बातें मेरे लिए तंज नहीं, जंजीरें बन गई थी। मैंने आईने से दोस्ती खत्म कर दी, गुड़िया के बाल संवारना छोड़ दिए, ख्वाब देखना बंद कर दिए। अब मेरी दुनिया वही थी जो बुआ ने मेरे लिए चुनी थी। निशा को शाम को ट्यूशन जाना होता और मैं घर पर सफाइयाँ कर रही होती। जब मैंने कहा कि मुझे भी पढ़ना है, ट्यूशन जाना है, तो बुआ ने सख्ती से कहा, तुम्हारी पढ़ाई की हद स्कूल बस तक है, किताबों से लड़कियां बिगड़ जाती है। तब मैंने चुप रहने का एक और रूप सीखा, अपनी ख्वाहिश को दफन करना। एक दिन पिताजी कुछ दिनों के लिए वापस आए थे। मैं बहुत खुश हुई, मगर जब उनसे लिपटने की कोशिश की, बुआ ने टोका, बड़ी हो गई है, ज़रा लिहाज करो। मैं पीछे हट गई। पिताजी ने सिर्फ मेरी आंखों में देखा,
शायद वे समझ गए थे, या शायद नहीं। वो खामोश रहे। उनके जाने के बाद मैं बहुत रोई। मेरी सहेलियों ने कहा था कि बाप सबसे बड़ा रक्षण करता होता है, लेकिन मेरा रक्षक भी अब कहीं दूर जा चुका था। मेरे लिए सिर्फ खामोशी बची थी, वही चुप्पी जो अंदर तक छा गई थी। मैं चाहती थी कि कोई पूछे, तुम क्या चाहती हो? लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। रात को जब सब सो जाते, मैं कोने में छुपकर अपनी डायरी लिखती। छोटी छोटी बातें, जैसे आज बारिश हुई, मैं भीग नहीं सकी, या मैं कभी किसी की पसंद बन सकती हूँ। ये शब्द मेरे भरोसेमंद साथी थे। मेरी दुनिया के चौकीदार यानी कि मेरी बुआ ने एक दिन वो डायरी पढ़ ली। कहा, कितनी फिल्मी बातें करती हो, चुप रहो वरना लोगों को लगेगा हमने तुम्हें बिगाड़ा है। उस दिन डायरी भी छीन गई और मैं चुप हो गई। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि मेरी चुप्पी एक दिन किसी का ध्यान खींच लेगी। बस मुझे ये मालूम था कि माँ का साया ना होना सिर्फ एक कमी नहीं, एक जंग है जो रोज लड़ी जाती है, तन्हा, खामोश और बगैर हथियार के। हर दिवाली पर निशा को नए कपड़े, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी फूलों की मालाएं मिलती और मेरे लिए हमेशा कुछ ना होता। नजरें नीचे किए हुए एक आधी ख्वाहिश दिल में छुपाए जब मैं बुआ से पूछती तो वो सख्ती से जवाब देती, तुम्हारी माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती, आदत डालो। जैसे मेरी माँ की मौत मेरी गलती थी, जैसे मेरी इच्छाएं कोई हक नहीं बल्कि गुनाह है। पिताजी जो भी मेरे लिए कुछ पैसे भेजते थे वो सब बुआ के हाथ में जाते थे और बुआ उन पैसों को उनके बच्चों पर खर्च कर देती थी। और जब मैं कुछ मांगती तो ताने से भरे हुए सुर में कहती, तुम्हें यहाँ रखा हुआ है, घर में खाना पीना सब मुफ्त में ही तो है, अब क्या तुझे महारानी बना कर रखूं? मनहूस कही कि उनकी ये बात मेरे कानों में ऐसे गूंजती जैसे रोज किसी नाकाबिल गुनहगार को जुर्म की सजा दी जा रही हो। मेरे कमरे में अलमारी नहीं थी, एक पुराना संदूक था जिसमें मेरे कपड़े रखे जाते, वो भी अक्सर फटे या किसी से उतरन में मिले होते थे। कभी कभी बुआ की बेटियों के छोटे हो चुके कपड़े मुझे एहसान में दिए जाते थे। एक बार जब मैंने उन कपड़ों में से एक बड़े से दाग वाले कमीज को पहनने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर झटके से कहा, एहसान फरामोश लड़की, जो मिला है उसे पहन, तेरे औकात यही है। फिर वो दिन आया जब बुआ मुझे एक बड़ी शादी में ले गई। दुल्हन उनकी किसी दूर की भतीजी थी और उन्होंने घर के सब बच्चों के लिए अच्छे कपड़े निकाले। मेहंदी की खुशबू, रंग बिरंगे जोड़े, चिड़ियों की छनकार, हर तरफ एक त्योहार का समय था। सबके चेहरों पर चमक, सबकी आंखों में खुशी, और मैं पुराने बेजान कपड़ों में लिपटी हुई जैसे किसी और जमाने की प्राणी हूँ। शादी में जाने से पहले मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी कमीज की रंगत धुंधली पड़ चुकी थी, दुपट्टा कुछ पुराना और बेजान सा था, और चप्पल तो उस दिन की चमक धमक में जैसे शर्मिंदा सी हो गई थी। मैंने आंखें बंद करके माँ की खुशबू वाली चादर को याद किया, वही चादर जो कभी मेरे लिए रक्षा करने वाली साया थी। मैंने अपने हाथों को देखा जिन पर मेहंदी नहीं थी और दिल चाहा कि काश जैसे मेरे दिल की तसल्ली के लिए ही सही कोई मुझे भी एक छोटा सा चूड़ियों का सेट ला कर दे। जब हम शादी हॉल पहुंचे तो रोशनियों का सैलाब आंखों को अच्छा महसूस करवा रहा था। हर तरफ खुशी और खुशबू झलक रही थी और इसी दरमियान मैं एक धुंधला सा वजूद। लोगों की नज़रें मेरे कपड़ों पर, मेरे बालों पर, मेरे चेहरे पर रुक जाती और फिर जल्दी से आगे बढ़ जाती, जैसे किसी पुराने और विद्रूप मंजर को देखकर नज़र हटा ली जाती है। मेरी चाल सुस्त थी, मेरा सिर झुका हुआ और दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। एक श्रीमती जी ने करीब आकर बुआ से पूछा, ये कौन है? बुआ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई की बेटी है, माँ के बगैर पली बड़ी हो रही है, सीधेपन में रहने की आदत हो गई है। मैंने वो शब्द सुने मगर जैसे वो जिस्म पर नहीं दिल पर लगे, जैसे सादगी कोई अच्छापन नहीं एक ताना बन चुका हो। मैं कोने में जाकर बैठ गई। सबकी नज़रें मुझे चूपती हुई महसूस हुई, खासकर उन लड़कियों की जो खूबसूरत लिबास पहने मेहंदी से सजे हाथों के साथ शादी का मज़ा ले रही थी। उनकी बातें, उनकी हंसी मजाक, उनकी नज़रें सब जैसे एक साथ मुझे ये याद दिलाने आए हो
कि मैं उनमें से नहीं, मैं एक अलग खामोश मध्यम दायरे में रहने वाली हूँ। वो लड़कियाँ एक दूसरे को देखकर हंस रही थी और कभी कभार मेरी तरफ देखकर कुछ इशारा करती। एक लड़की ने तो साफ कहा, ये भी किसी की मेहमान लगती है, जैसे काम वाली हो, और सब हंस पड़ी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने पलकें झपकाकर उन्हें रोक लिया। मैंने सीख लिया था कि आंखों में आंसू ना आने देना ही ताकत की पहचान है, वरना कमज़ोर कहलाओगे। कुछ देर के बाद बुआ मेरे करीब आई और मुझे हाथ से पकड़कर उठाया, जैसे मैं वहाँ बैठने के काबिल ही नहीं हूँ, और बोली, चलो जाके पानी पिला दो मेहमानों को। वैसे भी हाथ पांव सलामत है। मैंने इनकार नहीं किया, कुछ कहा नहीं, बस खामोशी से उठकर पानी के जग को थामा। हर कदम के साथ अंदर की खुदारी टूटती जा रही थी। एक शादी का जश्न जहाँ लड़कियाँ एक ख्वाब की तरह जाती है, वो मेरे लिए एक और इम्तिहान का दिन बन गई थी। जहाँ उस सारे भीड़ में खुशबू थी, चमचमाती रोशनी थी, उसमें मैं अकेली थी, एक ऐसा साया जो खुशी के शोर में दब कर रह गया था। मैंने दिल में बस एक ख्वाहिश की कि काश माँ होती, बस एक दिन के लिए, बस एक लम्हे को मुझे अपनी बाहों में लेकर कहती थी, मेरी बेटी तू सबसे प्यारी है। लेकिन ना वो लम्हा आया, ना वो आवाज़, ना वो गोद। बस मैं पुराने कपड़ों में और दिल में एक गहरी खामोशी के साथ नई दुल्हनों के दरमियान रह गई थी। महफिल में शोर बहुत था, लेकिन मेरे अंदर गहरी खामोशी थी। रोशनियों की चमक, संगीत की गूंज, बारातियों की आवाज़ें, सब कुछ मेरे इर्द गिर्द हो रहा था, लेकिन मेरे लिए जैसे सब कुछ दूर था, अजनबी सा। मैं कोने में बैठी अपनी उंगलियों को घुमा रही थी, जैसे उन्हीं में कोई खुशी तलाश करने की कोशिश कर रही हो। नजरें नीचे थी, दिल भारी और सांसें बोझल। इसी दरमियान में अचानक दिल ने कुछ महसूस किया और अचानक लगा जैसे कोई अजनबी नजरें मुझे छू गई हो। मैंने आहिस्ता से सर उठाया। वहाँ रोशनियों की उस पार एक शख्स खड़ा था। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर थी, सीधी आंखों में। वो नज़र नरम थी, गहरी भी, और शायद बेचैनी सी भी थी, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, या फिर जैसे वो सब कुछ समझना चाह रहा हो जो मैं नहीं कह सकती थी। वो शख्स बहुत प्रतिष्ठित दिखता था। सफ़ेद कुर्ता, हल्की दाढ़ी, साफ सुथरा चेहरा, आंखों में गंभीरता और शराफत भरी हुई थी। वो उन मेहमानों में से नहीं लगता था जो सिर्फ दिखावा करने आए हो। वो खड़ा था, खामोश, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी मेरे लिए। मैंने घबरा कर नज़रें झुका दी। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। पहली बार किसी की नज़र ने मुझे यूं चौंकाया था, जैसे किसी ने मेरे अंदर की चुप्पी को सुन लिया हो। मेरे दिल ने अजीब सा महसूस किया। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, जिनमें ना मेहंदी थी, न जेवर, बस खामोशी और काम की थकन के निशान थे। मैंने अपने ड्रेस को देखा, जो उस महफिल के रंगों में कहीं खो गया था, लेकिन फिर भी वो नज़र जैसे सिर्फ उन्हीं सबसे ऊपर उठकर मेरे दिल तक पहुंची थी। बुआ मेरे करीब आई, मेरी गर्दन झुकी देखी तो फौरन चिल्लाते हुए बोली, क्या घूर रही हो, कुछ काम कर लो, तुम बस बैठने आई हो क्या? उनकी आवाज़ में वही भाव था जो मैं रोज़ सुनती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। गुस्से में भी वो असर नहीं महसूस हो रहा था, क्योंकि मेरे कानों में अभी भी वो खामोश नज़र गूंज रही थी। बुआ ने मुझे खींच कर उठाया और सामने टेबल पर प्लेटें ठीक करने को कहा। मैंने नज़रों को नीचे करते हुए काम करना शुरू किया, लेकिन दिल में तूफान मचा हुआ था, जैसे किसी ने बरसों के बाद मेरे होने की गवाही दी हो। जैसे मैं इस भीड़ में सिर्फ एक साया नहीं रही। मैंने चोरी चोरी दोबारा देखा। वो अब भी वही खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर सवाल था। शायद मेरे पहनावे को देखकर मेरे अंदाज को वो सोच रहा था कि मैं कौन हूँ, कोई नौकरानी, कोई कम दर्जे की मेहमान, या कोई ऐसी जात जो इस महफिल में बस ज़रूरत भर के लिए मौजूद हो। लेकिन उसकी आंखों में नफ़रत नहीं दिख रही थी, बल्कि जैसे हमदर्दी थी, और कोई ऐसी कैफियत जो बयान से बाहर हो। किसी मेहमान ने उसे आकर नमस्कार किया। वो आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। पता चला कि वो शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, दुल्हन के पिताजी के दोस्तों में से एक है, और इस शादी का चीफ गेस्ट भी। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि बहुत नेक दिल है, सीधा साधा रहन सहन है, और कारोबार में ईमानदार भी।
लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैं तो बस वो एक लम्हा संभाल रही थी जब उसकी आंखों ने मेरी चुप्पी को अपनी ओर खींच लिया था। मैं दिल में कुछ अजीब महसूस कर रही थी। ना ये खुशी थी, ना ही डर, बल्कि एक ऐसा प्रभाव जो किसी ने मेरे अंदर छोड़ दिया था, बगैर कुछ कहे, बगैर छुए। मैंने खुद से कहा, शायद ये वही लम्हे होते हैं जिन्हें कहानियों में पहली बार नज़र का असर कहते हैं। लेकिन मेरे लिए ये पहली बार था कि किसी ने मुझे ऐसा देखा था, जैसे मैं सिर्फ कोई मजबूरी नहीं, कोई बोझ नहीं, बल्कि एक वजूद हूँ। एक परिपूर्ण अनुभव के बाद शाम के बाकी वक्त भी मैंने कई बार नज़रें चुरा कर उसको देखा था। कभी वो बात कर रहा होता तो कभी वो चुपचाप बैठा होता था, लेकिन हर बार मेरी आंखों में उसकी वो पहली नज़र ताज़ा हो जाती। वो एक नज़र जो सीधी दिल पर छप गई थी। जब हम वापस जा रहे थे तो बुआ गाड़ी में लगातार शादी की बुराइयां कर रही थी, जैसे उनके सिवा सब बेवकूफ़ हो। लेकिन मेरा दिल कहीं और था। मैं चुप थी। दिल बिना आवाज़ के ही गुफ्तगू कर रहा था। मैंने खिड़की से बाहर झाँका। रोशनियों की लड़ी पीछे रह गई थी, मगर वो एक नज़र मेरे साथ चल रही थी, जैसे किसी ने मेरे अंदर का आईना साफ कर दिया हो। और मैं पहली बार अपने आप को खुद की नज़र से देखने लगी थी। शायद मैं सिर्फ पुराने कपड़ों वाली एक सीधी सादी लड़की नहीं थी। शायद मैं भी किसी की नज़र में कुछ कहने के काबिल थी। शायद खामोशी भी बोलती है अगर कोई उसे सुनने वाला हो। 2 दिन गुजर चुके थे, मगर उस शाम की एक एक तस्वीर मेरे अंदर जैसे जमी रह गई थी। वो नज़र, वो लम्हा, वो खामोश अभिवादन, सब कुछ बार बार याद आ रहा था। बुआ ने उस दिन के बाद भी रोज़ की तरह मुझे काम में लगाए रखा। सफाइयाँ, बर्तन समेटना, धोना, मेरे हाथ चलते रहे, मगर मन कहीं और रहता था। एक अधूरा सवाल अंदर ही अंदर पल रहा था कि क्या वो नज़र बस एक इत्तेफाक थी या उसके पीछे कुछ और भी था। उस दिन कॉलेज से निकलकर मैं सड़क के किनारे आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मौसम सर्द था, सूरज डूबने वाला था। मेरे कंधे पर बैग था और सर में एक अजीब सी सोच। सारा दिन खामोशी से पढ़ाई की थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं की। दिल अजीब सा बेकरार था, जैसे कुछ होने वाला हो। और फिर सड़क के किनारे एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, साफ सुथरी, सिल्वर रंग की, जिसके शीशे थोड़े खुले थे। और दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। मैंने आंखों को सिकुड़कर उन्हें देखा। वही शख्स, वही निगाह, वही चेहरा। गाड़ी का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। वो बाहर निकला, हाथ जेब में और चेहरे पर वही गंभीरता जिसने पहली बार मुझे अपनी तरफ खींच लिया था। नमस्कार। उसकी आवाज़ नरम थी, आवाज़ में बिल्कुल विनम्रता थी। मैंने धीरे से सर हिला दिया और नज़र ज़मीन की तरफ घुमा दी। आप यहाँ से पैदल जा रही है? अगर आप चाहे तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। बस इसी रास्ते से जा रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उसका अंदाज़ बहुत ही नरम था, लेकिन मैं चुप रही। मेरी ज़ुबान जैसे बंद हो गई थी, ना इसलिए कि मैं डरी हुई थी, बल्कि इसलिए कि मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं। वो दावत नहीं दे रहा था, दबाव नहीं डाल रहा था, सिर्फ एक पेशकश की थी, शालीन और आदर से भरी हुई। मैंने नज़रें ऊपर की और वही निगाह दोबारा मुझ पर ठहर गई। उसकी आंखों में कोई जल्दी, कोई लालच नहीं था, बस एक खामोश सा सवाल था, एक नरमी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन मेरे अंदर की जंजीरें अभी टूटने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने इनकार में सर हिला दिया और कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा दिए। वो पीछे ना आया, कुछ ना बोला, बस वही खड़ा रहा। मगर मैं जानती थी कि मेरी खामोशी ने उस तक बात पहुंचा दी थी। घर वापस आकर बुआ ने वही सवाल पूछे जो हर दिन की तरह पूछती थी। कहाँ थी? देर क्यों हुई? कोई आवारागर्दी कर रही हो क्या? मैंने कुछ ना कहा, अपने कमरे में चली गई। दिल जैसे जोर जोर से धड़क रहा था, किसी के नरम रवैया की कठिनाई से, किसी ऐसे सम्मान से जो कभी नहीं मिला था। रात को जब सब सो चुके थे, मैंने अपनी डायरी निकाली जो अब भी किसी पुराने कपड़े के नीचे छुपी रहती थी। मैंने लिखा, आज फिर वो मिला। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पेशकश की। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इनकार किया। मगर दिल में जैसे किसी ने एक द्वार खोल दिया है, एक द्वार
जिससे रोशनी तो नहीं लेकिन उम्मीद ज़रूर आई है। वो रात मेरे लिए बेचैन थी। नींद आई पर टूटी फूटी। ख्वाब में भी वही चेहरा, वही गाड़ी, वही आवाज़ गूंजती रही। अगले दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी खामोशी को समझूंगी और इस बार अगर कुछ कहना मुमकिन हुआ तो कहूँगी। मगर अभी के लिए वो एक लम्हा काफ़ी था जब से किसी ने मेरी चुप्पी को सुना था और उसे ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। वो पहला लम्हा था जब मुझे लगा कि शायद कोई है जो मेरी खामोशी को भी शब्दों जितना वजन देता है। शायद यही वो शुरुआत थी जिसे किस्मत खामोशी से लिखती है और मैं बिना कुछ कहे उस लम्हे का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह रोज की तरह शुरू हुई, लेकिन दिल में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे हवा में कुछ बदल रहा हो। कॉलेज जाते वक्त मैंने आईने में खुद को देखा, वही सादा लिबास, वही बांधे हुए बाल और वही खामोशी जो अब मेरी पहचान बन चुकी थी। लेकिन आज उस खामोशी में एक हल्का सा शोर था, जैसे दिल में कुछ हिलने लगा हो, जैसे जज्बात ने लंबी नींद से अंगड़ाई ली हो। कॉलेज के बाहर वही सड़क, वही पेड़, वही हल्की हल्की धूप और वही गाड़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल थी। इस बार वो बाहर नहीं निकला। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। ड्राइवर की सीट से वही प्यारा चेहरा नजर आया। कुछ देर तक खामोशी से मुझे देखता रहा। मैंने नज़रें झुकाए रखी, जैसे ज़मीन से लिपट जाना ही मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह हो। लेकिन फिर वो कुछ आगे बढ़ा। एक छोटा सा पैकेट और उसके साथ एक छोटी सी चिट्ठी। मेरे कदम रुक गए, हाथ खुद ब खुद आगे बढ़े। मैंने चॉकलेट और वो चिट्ठी ले ली, बगैर कुछ कहे और बगैर नज़र मिलाए। उसने भी कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सर हिलाया, जैसे शुक्रिया कहना हो ये शायद समझ गया। कॉलेज के अंदर जाते ही मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने जल्दी से बाथरूम का रुख किया, दरवाज़ा बंद किया और जेब से वो चिट्ठी निकाली। छोटे से कागज़ पर साफ लिखा था, तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान करती है। शब्द बहुत कम थे, मगर उनका वजन दिल पर बहुत ज़्यादा था। मैं बहुत देर तक उस चिट्ठी को देखती रही, जैसे किसी ने मेरे दिल की परतें उखाड़कर वहाँ से बात निकाल ली हो। मेरी खामोशी, जिसे सबने कमज़ोरी कहा, लाचारी कहा और बहुत कुछ समझा, आज किसी के लिए परेशानी बन रही थी। ना कि रद्द किए हुए में मायनों में, बल्कि जैसे किसी को इस चुप्पी का दर्द महसूस हो रहा हो। सारा दिन मेरी उंगलियां उस चिट्ठी को बार बार छूती रही। मैंने किसी से कोई बात नहीं की, जैसे दिल के अंदर चलने वाली इस गुफ्तगू को आवाज़ देना भी ठीक नहीं समझा। लेकिन दिल की धड़कन अब वैसी नहीं थी, वो पहले से ज़्यादा तेज हो गई थी। बेचैनी में लिपटी हुई, लेकिन किसी हद तक खुश भी थी। अगले कई दिनों तक वो वही नजर आया, कभी गाड़ी में बैठा, कभी पेड़ के साए तले खड़ा। लेकिन ना वो आगे बढ़ा, ना कोई सवाल किया, ना कोई बातें, बस मौजूद रहा। जैसे उसकी खामोशी मेरी खामोशी से मेल खा रही हो, क्योंकि वो ऐसा लगता था जैसे वो मुझे वक्त दे रहा हो, मेरी मर्जी, मेरा भरोसा वापस लौटाने की कोशिश कर रहा हो। वो लड़कों की उस भीड़ से अलग था, जो आवाज़ों से डर पैदा करते हैं, जो बातों में जहर छुपाते हैं, जो निगाहों से इज्जत छीन लेते हैं। लेकिन वो खामोश था और उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी सुरक्षितता थी, जैसे उसने वादा किया हो कि तुम जब चाहो, जैसे चाहो बात करो, मैं बस सुनने के लिए यहाँ हूँ। कभी कभी मैं खुद को उसे देखते हुए पकड़ लेती तो दिल में एक अनजानी लहर उठती, जो डर से नहीं उम्मीद से भरपूर होती। मैंने दोबारा उस चिट्ठी को पढ़ा। तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान करती है। मेरे दिल ने पहली बार मेरे हक में कोई आवाज़ दी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, तू सिर्फ चुप नहीं तो महसूस भी करती है, तू सुनने के लायक है, चाहे कुछ बोले बगैर। बुआ को भी कुछ मालूम नहीं था, उनका ध्यान बस अपनी दुनिया और अपने बच्चों पर था। मेरी जिंदगी, मेरे जज्बात उनके लिए किसी खबर की योग्य नहीं थे। लेकिन अब मैं जानती थी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा भी है जो मेरी खामोशी की परतें पढ़ने लगा है। मैंने अपनी डायरी में लिखा, किसी ने मेरी चुप्पी को पहली बार आवाज़ दी है। वो कुछ न कहते हुए भी सब कह देता है। मैं अब भी चुप हूँ, मगर मेरी धड़कनें बात करने लगी है। उसी रात सोते हुए मैंने अपने तकिए के नीचे वो चिट्ठी रखी, जैसे कोई ताबीज़ हो, कोई राज की चाबी
या कोई दुआ जो सुन ली गई हो। मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि ये खामोशी अब पहले जैसी नहीं रही। अब इसमें उम्मीद का एक बीज बोया गया है और दिल की ज़मीन पहली बार उसे सींचने के लिए तैयार होने लगी है। सारा दिन रोज की तरह गुजरा। कॉलेज से वापस घर आई, कामों में लगी रही। किसी को मेरी परेशानी का अंदाज़ा नहीं था और शायद किसी को परवाह भी नहीं थी। वही चुपचाप आदत, वही गर्द भरी जिंदगी, लेकिन अंदर कुछ हिल चुका था। वो चिट्ठी, वो चॉकलेट, वो कुछ लम्हे, उन सब की याद में दिल धड़कता रहा। मैंने उस चिट्ठी को अपनी नोटबुक में पीछे के कवर के अंदर लगा रखा था, जैसे दिल के सबसे सुरक्षित कोने में रखती हो। वो चिट्ठी मेरी एकमात्र याद थी, मेरे एहसास का एक छोटा सा सबूत। मैं उसे बार बार पढ़ती, चुपके चुपके मुस्कुराती और फिर जल्दी से बंद करके किताबों के बीच छुपा देती, जैसे कुछ चोरी कर रही हो, जैसे अपनी सांसें भी छुपानी हो। उस दिन बुआ को किसी चीज़ की तलाश थी। वो हर कमरा, हर दराज, हर संदूक खंगाल रही थी। मेरी किताबों का ढेर भी उनकी नज़रों के रास्ते में आ गया। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। यूं ही पन्ने पलटती रही और फिर वो पन्ना खुल गया, वही जिसमें वो नूर छुपाया हुआ था। एक छोटा सा कागज जिस पर प्यार भरे शब्दों में लिखा था, तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान करती है। बुआ के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में वही पुरानी नफरत, वही गुस्से वाली चमक की रोशनी चमकी। उन्होंने चिट्ठी को निकाला, कार्ड को देखा और एक झटके से नोटबुक मेरे सामने पटक दी। ये क्या है? वो लड़ी थी। मैंने खामोशी से नजरें झुका दी। क्या माँ बाप ने ये दिन दिखाने के लिए तुझे पैदा किया था? तू घर बैठकर भी बदनामी के बीच बो रही है। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे होंठ कांपने लगे, लेकिन मुंह से एक शब्द ना निकला। बेशर्म लड़की, तुझे रोटी कपड़ा दे रहे हैं, सिर छुपाने को जगह दे रखी है, और तू एहसान फरामोशी पर उतर आई है। फिर हाथ उठा, अरे गाल पर तेज चोट लगी। मैं पीछे हट गई, लेकिन वो रुकी नहीं। हाथ पर हाथ, तानों पर ताने, हर मार जिस्म पर नहीं, दिल पर लग रही थी। अपने बाप का नाम डुबा देगी तू? हमने पाल पोस कर यही सिखाया है। बुआ ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू भी उनके गुस्से को कम ना कर सके। मुझे बालों से पकड़कर खींचा, जमीन पर धकेल दिया। मैं संभल ना सकी, घुटनों के बल गिर गई। हाथ कांप रहे थे और दिल जैसे बंद हो चुका था। वो चिट्ठी जो कभी एक चमक थी, अब जैसे किसी आग में जलने लगी थी। मार के निशान तो 2 दिन में मिट गए, लेकिन दिल पर लगे जख्म वो कहाँ जाते। अंदर एक घुटन जम गई थी, जैसे हर सांस में शर्मिंदगी घुल गई हो, जैसे हर धड़कन जुर्म बन गई हो। उस रात खाने की टेबल पर कोई बात नहीं हुई। बुआ ने अपने बच्चों को खाना पीना दिया और मुझे कहा, आज भूखी रहो, सबक सीखने के लिए ये भी ज़रूरी है। मैंने भूख महसूस नहीं की, जैसे दिल ने सब कुछ महसूस करने से इनकार कर दिया हो। कमरे में आकर मैंने दरवाज़ा बंद किया, बिस्तर पर बैठ गई। ना रोना आया, ना सोचना, बस वो चिट्ठी मेरे सामने पड़ी थी। कुछ ना हुआ, शर्मिंदा सा मैंने उसे अपने हाथ में लिया, आंखों के करीब लाई और पहली बार दिल से नफरत महसूस की। खुद से, किस्मत से, उस एहसास से जिसने मुझे थोड़ी देर के लिए खुश होने दिया था। मैंने उसे फाड़ने की कोशिश की, मगर हाथ रुक गया। नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अगर किसी का ध्यान, किसी की इज्जत मेरे लिए गलत है, तो शायद ये दुनिया ही ठीक नहीं है। लेकिन मैं अब भी जानती हूँ, वो नज़र, वो बात झूठ नहीं थी। मैंने उस चिट्ठी को किताब में वापस रखा और दिल में कहा, अब मेरी चुप्पी सिर्फ मजबूरी नहीं, मेरी ताकत बनेगी। मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात तय हो गई थी। जो तूफान आया था, उसने मेरे अंदर कुछ तोड़ने की नहीं, कुछ जगाने की कोशिश की थी। और शायद यही वो लम्हा था जिसके बाद लड़कियां पलटती है, खामोशी से, मगर हमेशा के लिए। मार खाने के बाद न सिर्फ जिस्म थक गया था, बल्कि रूह भी चूर हो गई थी। मेरी आंखों के सामने वही आप भी थी। दिल के अंदर एक हल्का सन्नाटा और दिमाग में वही शब्द गूंजते रहे, बेशर्म लड़की, अपने बाप का नाम डुबाएगी। अगले दिन कॉलेज जाते वक्त मैंने किताबों को हाथ भी नहीं लगाया। दिल में हिम्मत ही ना रही। ऐसा लगता था
कि अब कुछ पढ़ने, कुछ हासिल करने का हक ही नहीं रहा। जैसे मेरे ख्वाबों पर किसी ने ताला लगा दिया हो और चाबी फेंक दी हो। बुआ ने मेरे चेहरे की सूजी हुई आंखों पर एक नज़र डाली, फिर कहा, बेहतर है घर में रहे, कम से कम कोई नया तमाशा नहीं बनेगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। दुनिया वाकई छोटी हो गई थी। सिर्फ एक कमरा, एक खामोशी और वही दीवारें जो रोज़ गवाह बनती थी मेरी टूटी हुई ख्वाहिशों की। अब रोज़ाना सुबह बुआ की बेटी कॉलेज जाती, तैयार होकर हंसती खेलती, और मैं एक खामोश जिस्म जो सिर्फ घर के कामों में बांध दिया गया था। लेकिन अगले दिन जैसे वक्त ने पलटकर मेरे लिए कुछ अलग सोच कर रखा था। दोपहर के करीब बुआ किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। मैं किचन में थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर आकर मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। सामने वो खड़ा था, वही शख्स जिसकी नज़र ने मेरे दिल में हलचल मचाई थी, और हाथ में थामी हुई चिट्ठी मेरी तनाई का गवाह बन गई थी। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ मेरे पिताजी खड़े थे, मेरे पापा। मुझे लगा जैसे ज़मीन रुक गई हो। मैं दरवाजे के किनारे जैसे जमी खड़ी रह गई हो। पिताजी ने मेरे चेहरे को गौर से देखा। उनकी आंखों में वो सवाल था जिसका जवाब शायद वो खुद ही दे चुके थे। बेटा, ये आया है तुम्हारे लिए, तुम्हारी हाँ के बगैर कुछ नहीं होगा। मेरी आंखों से एक गंभीर लहर बहते हुए निकली, अचरज भरी खुशी और शायद बरसों का दबा हुआ दुख। वो लम्हा जब किसी ने पहली बार मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो, ना मजबूरी ना हुक्म, सिर्फ मेरा अधिकार। वो शख्स जिसने कभी मेरे वजूद को शब्दों से नहीं, खामोशी से पहचान लिया था, आज बाकायदा तौर पर मेरे लिए खड़ा था। और मेरे पिताजी, जिन्हें मैं हमेशा दूर समझती आई थी, आज मेरे खातिर मेरे रक्षक बने हुए थे। बुआ जैसे आंधी की तरह वापस आई। उन्हें जैसे खबर हो चुकी थी। दरवाजे पर सबको देखकर वो भड़क उठी। ये क्या हो रहा है? रिश्ता, और वो भी इस मनहूस के लिए? क्या खानदान में कोई और नहीं बचा? उन्होंने बातें शुरू की जैसे जहर बरस रहा हो। जुबान से वो चीखी, चिल्लाई, पूरे मोहल्ले को सुनाया। रिश्तेदारों को बुलाया। घर के अंदर जैसे एक छोटी सी अदालत लग गई हो। लेकिन पिताजी आज खामोश नहीं थे। उन्होंने सबकी बातें सुनी, फिर कड़क शब्दों में कहा, मेरी बेटी अब चुप नहीं रहेगी। मैं उसका फैसला सुनूंगा और किसी का नहीं। ये शब्द मेरे लिए जिंदगी का ऐलान थे। मैंने पहली बार खुद को किसी की बेटी महसूस किया। सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ बोझ नहीं, बल्कि किसी की इज्जत, किसी का मान। बुआ ने कहा, ऐसा क्या देखा इसने एक गूंगी लड़की में? वो शख्स आगे बढ़ा, पहली बार बोला, गूंगी नहीं, खामोश है। और इस खामोशी में मान मर्यादा है, दर्द है, सच्चाई है। मुझे इसी की तलाश थी। कमरे में खामोशी छा गई। पिताजी ने मेरी तरफ देखा। बेटा, तुम क्या चाहती हो? मैंने आंखों से आंखें ना मिलाई, सिर्फ सिर हिला दिया। उस समय पहली बार ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का खैर टूट गया हो, जैसे मैं एक नई जिंदगी की दहलीज पर हूँ, जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जाएगी और मेरे फैसले को भी कीमत मिलेगी। बुआ की चीखें पीछे रह गई, लोगों की बातें पीछे रह गई। आगे बस एक रोशनी थी जिसमें ना सिर्फ वो शख्स मेरे साथ देने आया था, बल्कि मेरे पिताजी ने भी मेरा हाथ थाम कर कहा था, अब ये सफ़र तुम्हारा है। और मैं अब खामोश नहीं, आवाज़ बन चुकी थी। हमारी शादी सीधे साधे तरीके से हुई, बहुत सादेपन से। ना बैंड था, ना बारात, ना हंसी, ना खुशियों के शोर में गूंजते बाराती। बस कुछ खामोश दुआएं और मुबारकबादों की प्रथा का एक सिलसिला जो ज़्यादातर दिखावे से भरा हुआ था। मैं दुल्हन बनी, लेकिन वो लम्हा मेरे लिए किसी ख्वाब की तरह नहीं था, जैसा अक्सर लड़कियां अपने बचपन से सोचती है। मेरे पहराव पर कोई डिज़ाइन नहीं थी, कोई कीमती जेवर नहीं था, और मेकअप बस इतना कि चेहरा थका हुआ ना लगे। जब मैं आईने के सामने बैठी थी तो अपनी ही आंखों में एक चुप्पी देखी, वही चुप्पी जो बरसों से मेरे साथ थी। आज दुल्हन बनने के बावजूद मेरा दिल अब भी उस पुरानी साड़ी में लिपटा हुआ था जिसे मैंने उस शादी में पहना था जब पहली बार लोगों की नज़रें मुझे नोचती हुई महसूस हुई थी। विदाई के वक्त बुआ का चेहरा जहर उगल रहा था। वो खामोश थी, लेकिन उनकी नज़रें बोल रही थी,
जैसे कह रही हो कि देख लो आखिर वही लड़की जिसे हमने सीधापन सिखाया आज अपनी मर्जी के साथ खामोश बैठी है। रिश्तेदार भी आए मगर हर कोई जैसे मेरे भूतकाल को जांचने आया हो, खुशी देने के लिए नहीं। उनकी नज़रें अब भी वैसी ही थी, छेदती हुई, तोलती बातों का अंदाज लगाती हुई। कुछ लोगों ने धीरे से कहा, देखो दुल्हन कितनी सीधी है, जेवर भी शायद किराए के है। कुछ ने कहा, मोहब्बत की शादी है इसलिए तो इतनी खामोशी है। किसी ने ये नहीं सोचा कि शादी मेरे लिए एक परिवर्तन था। ये वो लम्हा था जब पहली बार मैंने अपनी मर्जी से कोई फैसला किया था, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में वो सब लम्हे चुभ रहे थे जब मैंने सिर्फ खामोशी का सहारा लिया था। वो रातें जब बुआ की बातों से दिल दुखता था, और वो दिन जब मुझे दिवाली पर भी नया ड्रेस ना मिलता था। वो लम्हा जब मेरे ख्वाबों को भी दबाया गया। वो सब एक एक करके आज दिल में जिंदा हो गए थे। पति खामोश, ईमानदार और उदार दिल वाला था। उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन जब मैं विदाई के बाद उसके साथ गाड़ी में बैठी, उसने धीरे से कहा, अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना होगा, जो तुम हो वही काफ़ी है। ये बात शायद सबसे बड़ी तसल्ली की थी, मगर मैं जानती थी कि दिल को तसल्ली से ज़्यादा वक्त ज़रूरी है। शादी के बाद हम एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए। वो जगह मेरे लिए नई थी पर अच्छी लगती थी, शायद इसलिए कि यहाँ जख्म नहीं थे, सिर्फ संभावना थी। पति ने हर चीज़ खुद सजा रखी थी, छोटी छोटी चीज़ें, कमरे के पर्दे, अलमारी में मेरे कपड़ों के लिए एक अलग जगह, और बेड के साइड टेबल पर एक छोटा सा फ्रेम जिसमें एक सफ़ेद कागज़ था। ये ज़िंदगी अब तुम्हारी मर्जी से चलेगी। मैंने वो फ्रेम देखा और दिल के अंदर कुछ नरम पड़ने लगा, जैसे बरसों की अकड़, तकलीफ और डर अब पिघलने लगा हो। लेकिन वो लम्हे जो दिल में चुभे थे वो अब भी सांसों के साथ आते जाते थे। रात को जब मैं अकेली बिस्तर पर लेटी तब पति दूसरे कमरे में थे ताकि मुझे आराम मिले। मैं छत को तकती रही। रोशनी मध्यम थी लेकिन यादें तेज थी। मुझे वो दिन याद आया जब बुआ ने मेरी गोद में नोटबुक पटकी थी। वो लम्हा जब मैंने डर के मारे चिट्ठी फाड़ने का सोचा था। वो सुबह जब मैं कॉलेज नहीं गई, और वो शाम जब दरवाजे पर पिताजी खड़े थे मेरी पसंद पूछने के लिए। ये सब यादें एक एक करके मेरे दिल के पर्दे पर चलती गई, जैसे कोई पुराना दर्द दोबारा जिंदा हो रहा हो। मैंने आंखें बंद की और दिल से पूछा, क्या अब सब कुछ ठीक है? और दिल ने हौले से जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन अब रास्ता खुला है। शादी चाहे कितनी भी सादा रही हो, मेरे लिए एक पिताजी का पूरा बंधन और एक नई कहानी की शुरुआत था। दिल में चुभने वाले लम्हे अब भी साथ थे, लेकिन अब उनके साथ एक और जज्बा आ गया था, उम्मीद। और उम्मीद वो चीज़ है जो किसी खामोश सादा दुल्हन को भी नई जिंदगी की तरफ ले जा सकती है। मैं सो गई, दिल में इतनी रोशनी लेकर जितनी पहले कभी नसीब ना हुई थी। शादी के बाद ज़िंदगी जैसे एक नई सीम की तरह मुड़ गई थी, वो सीम जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरे अंदर एक अजनबी सी खामोशी तो अब भी थी, लेकिन अब उसके साथ साथ एक नरम सी हलचल भी थी, जैसे अंदर कोई दरिया फिर से बहना चाहता हो, जैसे कोई सोए हुए जज्बे ने आंखें खोल दी हो। शुरू के दिन अजीब थे। मैं हर चीज़ को शक की नज़रों से देखती, हर मुस्कुराहट में कुछ छुपा हुआ ढूंढती, हर खामोशी को किसी तूफान का संदेश समझती। लेकिन वो मेरा हमसफ़र हर समय एक नरमी से पेश आया। उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उसकी मौजूदगी में ऐसा सुकून था जो शब्दों से बढ़कर था। एक सुबह नाश्ता करते हुए उसने एक फाइल मेरे सामने रखी। मैंने हैरानी से उसे देखा। ये क्या है? मैंने तभी आवाज़ में पूछा। तुम्हारे कॉलेज का एडमिशन फॉर्म। मैं चाहता हूँ तुम वो सब पढ़ो जो तुमने छोड़ दिया था। मेरी आंखें जैसे ना दिखाई देने वाले की रोशनी से भर गई, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती थी, पर उसने नरमी से मेरी बात पूरी होने से पहले कहा, तुम्हारी पढ़ाई अधूरी नहीं रहेगी। ये वो शब्द थे जो शायद मैं बरसों से सुनना चाहती थी। वो मुझे मेरी खोई हुई दुनिया वापस कर रहा था। अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंची तो वो मेरे साथ था। रास्ता भर हमने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन हर लम्हा महसूस होता रहा
कि वो मेरे साथ नहीं मेरे पीछे चल रहा है, मेरे फैसलों की ताकत बनकर। कॉलेज की इमारत वही थी, वही दीवार, वही क्लासरूम, वही बेंचेस, लेकिन अब मैं वो नहीं थी जो बरसों पहले एक कोने में बैठकर खुद से बातें करती थी। अब मेरे अंदर इसकी चाहत कम और हौसला कुछ ज़्यादा था। दाखिले की कार्रवाई पूरी हुई और जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म जमा करवा कर बाहर निकली, वो वही खड़ा था, जैसे उस लम्हे का इंतज़ार कर रहा हो। कैसा लगा? उसने पूछा। अजीब पर अच्छा, मैंने पहली बार ओंठ खोलकर कहा। हम वापसी पर कुछ देर एक चाय के होटल पर रुके। मैंने गर्म चाय का पहला घूंट लिया और महसूस किया कि कुछ टूट रहा है। शायद वो दीवार जो मेरे अंदर बरसों से खड़ी थी, जिसने मुझे दुनिया से दूर रखा, और वो अब धीरे धीरे गिरने लगी थी। उसने कभी मेरे अंदर झांकने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की। वो अक्सर कहता, मैं तुम्हारी राह पर चलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मेरी वकालत करनी है। तुम्हारी राह तुम्हारी अपनी है। कॉलेज के दिन दोबारा शुरू हुए। शुरू में सब कुछ नया और अपरिचित महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को उस माहौल में वापस पाया। अब मैं किसी कोने में छुपी नहीं रहती थी। अब मैं क्लास में सवाल भी करती थी, जवाब भी देती थी। एक दिन कॉलेज की एक सीनियर लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, तुम में एक अजीब सी खुददारी है। पहले दिन लगा था कि तुम चुपचाप रहोगी, लेकिन अब लगता है तुम्हारी खामोशी बोलती है। मैं मुस्कुराई और पहली बार दिल से कहा, ये खामोशी अब मेरी ताकत है। घर आकर मैंने उस दिन पति से कहा, पता है, आज मुझे लगा कि मैं खुद से दोबारा मिल रही हूँ। उसने जवाब दिया, मैं तो तुम्हें वही ले जाना चाहता हूँ जहाँ से तुम बिछड़ गई थी। हर दिन एक नई खुशबू लेकर आता था। कभी नोट्स बनाने का वक्त, कभी लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ने का सुकून। मैंने अब ख्वाब देखना सीख लिया था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि अब उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेरे साथ कोई था जो ना सिर्फ चलता था, बल्कि मेरी रफ्तार का ख्याल भी रखता था। एक दिन उसने कहा, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें पहली बार जब देखा तो लगा जैसे तुम्हारी आंखों में कई कहानियां छुपी है, बस कोई सुने तो सही। मैंने कहा, और जब तुमने कहा था तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान करती है, तब मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी चुप्पी भी किसी के दिल में आवाज़ बन सकती है। हम दोनों खामोश हो गए, लेकिन उस खामोशी में जो बातें थी वो शब्दों से कहीं ज़्यादा गहराई रखती थी। अब मैं सिर्फ दुल्हन नहीं थी, सिर्फ किसी की बेटी या बहू नहीं थी। अब मैं खुद से जुड़ी हुई लड़की थी, जो अपनी राह खुद चुनती है, जो अब भी चुप रहती है, लेकिन उस चुप में एक नई सदा है, हौसलों की, ख्वाबों की और जिंदगी की। वो दिन सर्दियों का था। सूरज नरम रोशनी बिखेर रहा था और कमरे में धूप छन छन कर आ रही थी। मैं खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में एक किताब थी, लेकिन आंखें कहीं और थी। बाहर आसमान पर एक परिंदा पर फैलाए उड़ रहा था। मुझे अपने अंदर वही पुरानी खामोशी महसूस होने लगी थी, मगर अब वो खामोशी वैसी नहीं थी जैसे पहले थी। अब उसमें वजन कम था, दुख नहीं, बस सुकून था। मैंने सोचा कि कितनी दूर आ गई हूँ। वो लड़की जो हर बात पर खामोश हो जाती थी, जिसके आंसू अक्सर तकिए में घुल मिल जाते थे, आज वो अपनी हर सांस को महसूस करती है। ना किसी से इजाज़त मांगती है, ना खुद को किसी का बोझ समझती है। तभी दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और वो अंदर आ गया। हाथ में 2 कप चाय, हमेशा की तरह मेरे लिए अलग से ज़्यादा चीनी वाली। वो मेरी पसंद याद रखता था, हर छोटी बात, मेरा स्वभाव, मेरे दुख के पीछे की दास्तान। मेरे शब्दों को बगैर बातों को जारी रखते हुए उसने कहा, तुम्हारी चुप्पी ने मुझे बदल दिया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखों में गंभीरता थी। तुम्हें लगता होगा कि तुम बोलती नहीं थी, इसलिए कुछ समझा नहीं, लेकिन तुम्हारी खामोशी इतनी गहरी थी कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैं खामोश रही। शायद इसी खामोशी में वो सब छुपा था जिसे वो शब्दों में ढाल रहा था। तुमने बर्दाश्त किया वो सब जो किसी के लिए बर्दाश्त नहीं होता। तुमने जमाने के ताने सुने, रिश्तेदारों के जख्म झेले, अपनी माँ की कमी में पलकर जवान हुई, और फिर भी किसी से कुछ ना कहा। वो मेरे सामने बैठ गया, हाथ मेरे हाथ पर रखे। लेकिन फिर एक दिन तुमने बोलना सीखा, न चीख कर, न इल्ज़ाम देकर। तुमने बस अपने वजूद को पहचाना और खुद से दोस्ती कर ली।
मेरे दिल में जैसे किसी ने एक घंटी सी बजा दी हो। ये बातें सुनकर मैंने अपनी आंखों को नम होने से नहीं रोका। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये शुक्र के आंसू थे। शायद अपनी जात के लिए, शायद उस इंसान के लिए जिसने मेरी खामोशी को जुर्म नहीं हुनर माना। मैंने पहली बार उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी दोस्त हूँ। खुद से दोस्ती करने में बहुत वक्त लगा, लेकिन अब मैंने खुद को पा लिया है। वो सिर हिलाता रहा, जैसे दिल से सलाम कर रहा हो। तुमने मुझे वो नज़र दी जिससे इंसान किसी को अंदर से देख सकता है। पहले मैं समझता था मोहब्बत लफ्ज़ों से जाहिर होती है, लेकिन तुमने सिखाया कि चुप्पी में जो ताकत है वो गवाही बन सकती है। हम दोनों काफ़ी देर चुप रहे। वो चुप्पी जो अब बोझ नहीं थी। दो लोग एक कमरे में, एक ही फिजा में, मगर अब परिपूर्ण और संपूर्ण। मेरे मन में वो सब दृश्य तेजी से आने लगे। बुआ की आवाज़ें, दिवाली पर ना मिलने वाला जोड़ा, चिट्ठी की वजह पड़ी मार, कॉलेज छोड़ने का दुख और दरवाजे पर खड़ा बाप, वो सब अब मेरी याद का हिस्सा थे। लेकिन अब उन पर रोशनी पड़ी थी। अब वो मुझे कमज़ोर नहीं करते थे, वो अब मेरे सफ़र की सीढ़ियाँ बन चुके थे। मैंने कहा, तुमने मुझे वो ज़मीन दी जिस पर मैं अपना आसमान तलाश कर सकी। मैं जानती हूँ कि चुप रहना हर वक्त ठीक नहीं होता, लेकिन तुमने मुझे वक्त दिया कि मैं खुद फैसला कर सकूं कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। वो मुस्कुराया, जैसे कोई संतुष्ट गुरु जो अपने शिष्य की बात सुनकर फक्र महसूस करता है। अब मैं चाहूँ तो कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन अब मुझे शोर करने की ज़रूरत नहीं। अब मेरी आवाज़ को पहचान मिल गई है और उसकी गूंज सबसे पहले मेरी अपनी रूह में सुनाई देती है। उसने चाय की चुस्की ली और आहिस्ता से कहा, तुम्हारी ज़िंदगी की ये कहानी किसी दिन किसी और लड़की को हिम्मत देगी। तुम्हारा सब्र, तुम्हारी बोलती आंखें, ये सब किसी और के लिए रोशनी बन सकती है। मैंने सिर हिलाया, शायद हाँ, लेकिन इससे पहले मुझे खुद को परिपूर्ण करना था। और अब लगता है कि मैं परिपूर्ण हूँ, खामोशी के साथ, आवाज़ के साथ और सबसे बढ़कर खुद के साथ। उस लम्हे मैंने जाना कि कहानियाँ सिर्फ वो नहीं होती जो सबको सुनाई जाए। कुछ कहानियाँ वो भी होती है जो खुद को सुनाई जाती है और उनका अंजाम छुटकारा होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाई और बहनों।